गुड मॉर्निंग। क्रैश कोर्स फॉर इंग्लिश 12th क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन 3 का बी पोएटिक अप्रिसिएशन। ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन 3 है। सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन है आपके, एक सीन पैसेज और दूसरा अनसीन पैसेज, और फिर सेक्शन 2 पोएट्री है जो कि आपके पेपर का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसकी लिंक भी मैं इधर आपको दे दूँगी। इसका बी रह गया था पोएटिक अप्रिसिएशन जो 4 मार्क्स का है, आज हम वो देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने होते हैं और क्या मार्किंग स्कीम है इस क्वेश्चन की, किस पॉइंट पे कितने नंबर होते हैं। उसके बाद मैं आपको सभी पोएम के अप्रिसिएशन दे दूंगी। आप उसे एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं या इन पॉइंट्स के हिसाब से आप उसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजेस मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये तो और भी अच्छी बात होगी अगर आप उसको बहुत अच्छे से समझ के अपने से पॉइंट्स लिखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बस 2-3 छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपको कोई ऐसे बड़ा सा पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो येलो कलर का फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड के आंसर शीट की फ़ोटोग्राफ है। बोर्ड के आंसर शीट जो वैल्यूअर्स को बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर चेक करने के लिए दी जाती है, उन्हें एक गाइडलाइन दी जाती है, एक आंसर शीट दी जाती है और अकॉर्डिंगली वैल्यूअर्स वही आंसर बच्चों के आंसर शीट में देखते हैं और उसके हिसाब से ही उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं। इवन बच्चों के आधे नंबर का भी नुकसान नहीं होता है। किस पॉइंट पे हाफ मार्क देना है वो भी इसमें लिखा होता है। तो देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो पोएटिक अप्रिसिएशन में आपको पोएम का नाम और पोएम लिखी किसने है, पोएट का नाम, ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। यहीं से आंसर की शुरुआत होती है। फर्स्ट पॉइंट टाइटल नेम ऑफ द पोएट, या आप साइड हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप पोएम का टाइटल लिखेंगे, यानी पोएम का क्या नाम है। आपने पोएम पढ़ते साथ आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी पोएम है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दी है। फिर आप किस पोएट ने या पोएटेस ने पोएम लिखी है ये आप लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट है थीम। इसमें एक बात और याद रखने वाली है, आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए दूसरी पोएम दी जाती है और एप्रिसिएशन लिखने के लिए डिफरेंट पोएम दी जाती है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कि जो आपने पहले पोएम, जैसे आपने पोएट्री का सेक्शन शुरू किया, जो पोएम है अभी वही पोएम का आप एप्रिसिएशन लिख रहे हैं, वही या फिर वही पोएम का नाम और उसका पोएट का नाम लिख रहे हैं और फिर एप्रिसिएशन यहाँ से लाइन पढ़ पढ़ के लिख रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे ख़ास तौर से कि ऊपर की पोएम अलग थी और एप्रिसिएशन के लिए पोएम अलग दी गई है, तो इसका टाइटल और इसका नेम ऑफ द पोएट डिफरेंट होगा। सेकेंड पॉइंट है थीम। थीम पे हाफ मार्क होता है। सिर्फ एक लाइन में आपको बताना होता है कि पोएम की थीम क्या है, यानी पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, किस बारे में ये पोएम लिखी गई है, ये आपको बताना होता है। थर्ड पॉइंट है पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस हाफ मार्क्स का है, जिसमें आपको पोएम की राइम स्कीम या फिर वो पोएम फ्री वर्स है उसमें राइम स्कीम नहीं है, पोएम का क्या टाइप है, बैलेड है, लव सॉन्ग है, और जो कुछ भी है आपको वो लिखना होता है उसके अंदर। और साथ ही फिगर ऑफ स्पीचेस कौन सी इसमें यूज़ हुई है, तो आप 2 भी फिगर ऑफ स्पीच लिखते हैं तो इनफ है। पोएटिक डिवाइसेस लिखने पर आपको हाफ मार्क मिलता है। फोर्थ पॉइंट है लैंग्वेज। पोएट ने किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है पोएम लिखने के लिए, सिंपल है, इजी है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, जॉयफुल है, किस तरह की पोएम, किस तरह की लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की है, ये आपको बताना होता है, जिस पे आपको 1 मार्क मिलता है। फिर है फिफ्थ पॉइंट अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स में जनरली पोएम का मैसेज लिखा जाता है कि पोएट क्या कन्वे करना चाहता है, आप वो लिखते हो तो उस पर आपको फिर से 1 मार्क मिलता है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो साइड हेडिंग डाल के पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते जाइए और आपको उस अकॉर्डिंगली ही उसमें इवन मार्क्स भी ऐसे ही मिलते हैं। आप पूरा पेज भर के लिख रहे हैं तो आपको एक साथ 4 मार्क उस पर नहीं मिलते हैं। उसको वैल्यूअर को भी ये ज़रूरी होता है कि वो 1 हाफ 1 जहाँ पे जिस तरह से जो जो पॉइंट है उसको वैसे ही उस पॉइंट्स के हिसाब से मार्क्स स्टूडेंट्स को देने होते हैं। तो इसलिए अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके मार्क कहीं भी कटेंगे नहीं, और अगर आप एक भी पॉइंट छोड़ेंगे तो उस पॉइंट पे अगर हाफ मार्क है या 1 मार्क है तो आपके वैसे मार्क्स कटेंगे। तो अभी आगे मैं यहाँ आपको सारे पोएम के अप्रिसिएशन दे देती हूँ, जस्ट आई एम रीडिंग इट, और आप उसको एज इट इज़ याद कर लीजिए या फिर आप आपके हिसाब से उसमें क्या चेंज करते हैं वो देख लीजिए।
फर्स्ट पोएम है आपकी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जिसे वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। तो देखते हैं हम इसका एप्रिसिएशन। टाइटल पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। थीम इन दिस पोएम द जर्नी इज मेटाफोरिकल फॉर द जर्नी ऑफ लाइफ। Poetic devices poem Song of the Open Road is free verse where no rhyme scheme or regular rhythm or meter. Figure of speeches used in the poem are transferred epithet and paradox. समझ में आया ये आपको? टाइटल पोएम का नाम और पोएट का नाम लिखना है। थीम पोएम किस चीज़ के बारे में, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, वो पोएम की थीम है। पोएटिक डिवाइस में आपको राइम स्कीम लिखना है, और अगर राइम स्कीम नहीं है तो आपको ये लिखना है कि उसमें राइम स्कीम नहीं है। और फिगर ऑफ स्पीचेस में कोई भी दो, कम से कम, ज़्यादा भी आप कितनी भी लिख सकते हैं, कम से कम कोई दो फिगर ऑफ स्पीचेस के नाम आपको उसमें लिखने हैं। लैंग्वेज, पोएम की लैंग्वेज कैसी है? लैंग्वेज यूज्ड इन द पोएम इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये पॉइंट आप हर एक पोएम के लिए लिख सकते हैं कि पोएम की लैंग्वेज सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। हर एक पोएम के लिए आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि पोएम की लैंग्वेज सिंबॉलिक है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, किस तरह की लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बॉदर होने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कि एक लाइन आप याद रखिए, लैंग्वेज यूज्ड इन द पोएम इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। और इस लाइन में, इस पोएम में एक और पॉइंट ऐड हुआ है, एंड समटाइम्स सिंबॉलिक। ये आपके आंसर को रिच बनाता है, लेकिन आपको स्कोर करने के लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, आंसर, अब आप कहेंगे कि मैम एक तरफ ये भी कहते हैं कि आंसर को रिच बनाते हैं, एक तरफ ये भी कहते हैं कि लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? देखिए, आंसर को रिच बनाता है, और अगर आप वो नहीं लिख रहे हैं तो भी आपको 4 में से 4 मार्क ही मिल रहे हैं। तो ये होता है कि जब आपके आंसर रिच होते हैं और आप 80 में से 70 अबाव स्कोर करते हैं, तो आपका पेपर फिर मॉडरेटर के पास जाता है। वैल्यूअर के चेक करने के बाद पेपर मॉडरेटर के पास जाता है और उसको रीचेक करता है। तो वहाँ पे बहुत सारे मार्क्स आपके कट जाते हैं। ये कोई छोटी छोटी चीज़ों में उसमें पॉइंटेड की जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई छोटा सा पॉइंट छूटा है, कुछ भी, तो वैल्यूअर के बाद से मॉडरेटर के पास पेपर जाने में आपके मार्क्स कम होते हैं। लेकिन जब आपके सारे आंसर रिच हो, यानी आपने पॉइंट्स तो सारे कवर किए हैं, आपने लैंग्वेज भी बहुत अच्छी यूज़ की, आपने सारा कुछ एलाबोरेटिव लिखा है, बहुत स्पेसिफिक लिखा है, तो आपके वो जो कहीं हाफ कहीं 1, वो जो मार्क्स कटने वाले होते हैं वो नहीं कटते। एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, और आपकी स्कोरिंग बाकी रहती है। जो आप 90% अबाव जब आप स्कोर करने जा रहे हो, वो बाकी रहता है, वो कम नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों का एक एक नंबर या एक एक पॉइंट से भी मेरिट रह जाता है। तो जब आप सारे आंसर रिच लिखते हो तो ये आपकी पोजीशन आपसे कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अदर पॉइंट्स। Poem Song of the Open Road gives us poet's realization that along the journey of life, one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. A road is something everyone uses, whether rich or poor, and it forces all levels of people to associate with one another. The road signifies mobility. One can take the road as a point to start towards something new. देखिए, सारे ही पोएम का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसलिए ये एक एक का ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन आपको किस तरह से सॉल्व करना है। अब इतने तो आप ये समझ ही सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो आई होप ये आप कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, मेरा मकसद ये भी है कि क्रैश कोर्स की वीडियोस शॉर्ट होनी चाहिए कि आप ग्लैंस में उसको कवर कर सकें, इसलिए भी मैं इसको बहुत ज़्यादा एलॉबरेटिव नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने पोएटिक अप्रिसिएशन भी एक एक पोएम का अलग से एक्सप्लेन करना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो फिर उसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी इंशाल्लाह। सेकेंड पोएम इंडियन वीवर्स, सरोजिनी नायडू ने ऐसे लिखी है। तो देखते हैं, टाइटल गिवन पोएम इंडियन वीवर्स इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू।
Theme Indian Weavers is a short poem where poetess is talking about three types of garments that the weavers weave at three particular times of day, representing all three stages: birth, adulthood, death of the life. देखिए मैंने यहाँ ऊपर पोएटेस वर्ड यूज़ किया है. इंडियन वीवर्स इज ए शॉर्ट पोएम वेयर पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट. अगर आप वहाँ पोएट भी लिखते हैं तो आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, या ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला है. आपको तभी भी पूरे मार्क्स उस पर जो थीम पे हाफ मार्क है वो आपको मिलने ही वाला है. लेकिन अगर आप वहाँ पे पोएटेस लिखते हो, पोएट के बजाय अगर आप वहाँ पे पोएटेस लिखते हो तो आपका आंसर इससे रिच बनता है. वैल्यूअर को समझ में आता है, वैल्यूअर जानता है कि स्टूडेंट्स को ये बारीकी का पता है कि लिखने वाली लेडी है, इसलिए वो उसके लिए पोएटेस वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो आगे आपके कहीं मार्क उसमें नहीं कटेंगे. Poetic devices, rhyme scheme used in all stanzas of the poem is AABB, whereas figure of speeches are simile, imagery, metaphor and alliteration. Language of the poem is simple, easy to understand and attractive. Other points, this poem represents the three important events of human life: birth, childhood, adulthood and death. वहाँ रिप्रेजेंट में एस छूट गया है, ज़रूर आप प्लीज़ उसे लिखिए क्योंकि पोएम सिंगुलर सब्जेक्ट है और वहाँ पे आपको वर्ब के साथ में एस लगाना ज़रूरी है. दिस पोएम रिप्रेजेंट्स द थ्री इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ: बर्थ, चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड डेथ. The color mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the mood related to the events. थर्ड पोएम द इंचकेप रॉक, रॉबर्ट साउदी ने लिखा है. देखते हैं एप्रिसिएशन. टाइटल: ग्रेट पोएट रॉबर्ट साउदी composed such an excellent ballad, The Inchcape Rock. Theme: it's the story of 14th century attempt by the abbot of Aberbrothock to install a warning bell on Inchcape Rock. Poetic devices, this poem is a ballad having rhyme scheme of AABB. In this poem, onomatopoeia, inversion, metaphor, simile, apostrophe, alliteration, repetition and personification figure of speeches are used. Language of the poem is simple and attractive. Poet describes the events beautifully. Other points, the poem gives us message that those who do wrong things will meet with due punishment. नेक्स्ट पोएम है 2.4 हैव यू अर्न योर टुमारो. टाइटल: ग्रेट पोएट एडगर गेस्ट composed such a beautiful poem, Have You Earned Your Tomorrow. Theme: this is an inspirational poem in which speakers is asking the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. Poetic devices, rhyme scheme of the poem is AABB. Figure of speeches used in the poem are interrogation and alliteration. Language used in the poem is very simple and beautiful. Most lines are interrogative. Other points, this is an inspirational poem in which speaker is asking the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. It is up to you whether you will have a better future or not. Therefore, one should consider one's actions and deeds carefully and plan accordingly for a better future. Poem 2.5 Father Returning Home. Title: a heart-touching poem, Father Returning Home, written by Dilip Chitre. Theme: this poem draws a portrait of suburban commuter. It depicts his dull, monotonous, exhausting and equally pitiable daily routine. Poetic devices, this two-stanza poem has been written in the form of dramatic monologue, does not follow any rhyme scheme as it is free verse. Figure of speeches used in the poem are transferred epithet, simile, alliteration and onomatopoeia. Language of the poem is very easy and heart-touching. Other points, poem describes a father's forced alienation at home, which is reflected through the stale food and lack of sharing. His children refuse to share their joys and sorrows with the hard-working father, who as a result is forced to retire into solitude. This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world. Poem 2.6 Money. Title: Money is such an excellent poem written by William H. Davis. Theme: the poem tells us about the rich man who wants to be a poor man to find the real happiness. Poetic device, this poem is of 5 stanzas having 4 lines in each. Figure of speeches are used in the poem are simile, inversion, repetition and antithesis. Language of the poem is very easy and beautiful.
Other points. It is the reflective poem which deals the state of rich and poor man both. It is when we do not have money or have lost our money, we realize how important the money is. At the end, the poet says that now he doesn't have money, but he has true friends, though they may be few. 2.7 She Walks in Beauty. Title: She Walks in Beauty is a love poem written by George Gordon Byron. Theme: She Walks in Beauty is a short lyrical poem celebrating female beauty. Poet brings a perfect balance of outer beauty and inner beauty. Poetic devices: rhyme scheme of the poem is A B A B A B. Simile, metaphor, personification, alliteration, antithesis are important figure of speeches of the poem. पोएटिक कॉन्ट्रैक्शन लाइक ओवर, ओ कॉमा ई आर जो ओवर है ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, कोई वर्ड को आप शॉर्ट में लिखते हो, कोई एक्सप्रेशन को आप शॉर्ट में लिखते हो तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. तो पोएटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो सीन इन द पोएम. लैंग्वेज: पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ ए लेडी विद ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड फैबुलस एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली एंड मेटाफर. Other points. The poet describes an unnamed woman who is exceptionally striking. The poet describes not only her external appearance but also her inner goodness, which makes her so captivatingly attractive. Byron compares her to the night sky, describing her serene and perfect beauty. Although the poem is generally thought to be a love poem, the poet never actually declares his love for this lady. 2.8 Small Towns and Rivers. Title: Given poem Small Towns and Rivers is written by Manmang Dai. Theme: the poem Small Towns and Rivers describes a landscape and nature where river is a dominant phenomenon. Through the concept like river has a soul and river knows immortality of water, the poet makes us aware of the lively nature around her hometown Pasighat and the eternity of the natural elements. Poetic devices: poem is free verse where no rhyme scheme or regular rhythm or meter. It is metaphorical in nature. Personification, paradox, metaphor are important figure of speeches in the poem. Language: beauty of the free verse reflected throughout the poem. Language is heart-rendering using metaphoric expressions. Other points. Poetess finds that even life and death are transient. The poem is based on the belief of the tribal people from the northeast that the souls of the beloved ones always continue to dwell in the natural elements around. So she remembers death when she sees the towns. The towns, she implies, have prospered when nature has been destroyed. The poet has expressed anxiety at the developments in the small towns. मैंने आपको सभी 8 पोएम्स के एप्रिसिएशन दे दिए हैं और शुरुआत में आपको पहले समझाया भी इसे किस तरह से करना है. सो आई होप आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और 4 आउट ऑफ 4 स्कोर करेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ गुड डे.